हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी और गवर्नेंस, उसके साथ साथ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी के सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा कृषि बेसिकली सेक्टर। इससे रिलेटेड जो 3 कृषि कानून या 3 फार्म लॉज जिनको लेके 1 साल से भी ज्यादा लगातार कंट्रोवर्सी बनी हुई है, उनको अब फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, अनाउंस किया है कि तीनों ही फार्म लॉज को वापस किया जाएगा। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि तीनों फार्म लॉज हैं क्या। साथ ही साथ इस पूरे टॉपिक को, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, हम कोशिश करेंगे कि इसको इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, विदाउट कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज कैसे होनी चाहिए थी, उस मसाले के बिना इसको सिंपल एक एस्पिरेंट की तरह, एक स्टूडेंट की तरह, एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह प्लेन एंड सिंपल रखने की कोशिश करेंगे। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से वो 3 फार्म लॉज रहे या कृषि कानून रहे और उनके कौन से प्रोविजंस, कौन से सेक्शंस जिनकी वजह से कंट्रोवर्सी थोड़ी सी ज्यादा शायद बढ़ गई, या जिनको लेके जो हमारे फार्मर्स हैं उनको कई डाउट्स रहे, स्केप्टिज्म रहा। और जो दूसरा पार्ट होगा आज का हमारे लेक्चर का, कि जब गवर्नमेंट ने फाइनली ये डिसीजन ले लिया है कि इन फार्म लॉज को वापस किया जाएगा, तो किसी भी लॉ को, सिर्फ इन्हीं फार्म लॉज को नहीं, बट किसी भी लॉ को सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल पे अगर वापस करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, फ्रॉम ए पॉलिटी स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम ए प्रोसेस स्टैंड पॉइंट, फ्रॉम ए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्टैंड पॉइंट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, 19 नवंबर को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो तीनों कृषि कानून हैं, तीनों फार्म लॉज हैं, जो कि पिछले साल सितंबर में मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में पास किए गए थे, इनको अब गवर्नमेंट वापस लेगी। पिछले 1 साल से भी ज्यादा से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो हमारे फार्मर्स किसान हैं, लगातार इन बेसिकली कृषि कानूनों या फार्म लॉज के ऑपोजिशन में अपना प्रोटेस्ट करते रहे हैं। इसके अलावा हजारों फार्मर्स दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं, नोएडा के जो बॉर्डर्स हैं, गाजियाबाद के जो बॉर्डर्स हैं, पिछले नवंबर से ही इस चीज को लेकर डिमांड करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे कि तीनों फार्म लॉज को वापस लिया जाए। कौन कौन से हैं ये फार्म लॉज? सबसे पहला, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, नंबर 1। नंबर 2, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस and Farm Services Act 2020, number 2, and number 3, Essential Commodities Amendment Act 2020। इन तीनों बिल्स को रिपील करवाने के अलावा फार्मर्स की यह भी डिमांड है कि एक लीगल गारंटी दी जाए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है या मिनिमम बेसिकली न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसको गवर्नमेंट कभी खत्म नहीं करेगी और फार्मर्स को हमेशा के लिए गारंटी करती रहेगी। जब इशू बहुत बढ़ा तो जनवरी 12 को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा कि इन तीनों फार्म लॉज को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया जाए और एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, जो अपनी बेसिकली रिकमेंडेशंस कोर्ट को भी देगी, गवर्नमेंट को भी देगी। लेकिन इससे पहले उस एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस आती या सुप्रीम कोर्ट कोई फाइनल बेसिकली जजमेंट इस पर सुना पाते, उससे पहले ही गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया 19 नवंबर को कि इसी पार्लियामेंट्री सेशन में इन फार्म लॉज को वापस लिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन, उसके अलावा अलग अलग बेसिकली लीडर्स कई बार निगोशिएट कर चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं सेंटर के साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, लेकिन किसी ना किसी कारण से शायद वो यूनैनिमिटी नहीं बन पाई, इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया। अब एक एक फार्म लॉ को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और सिर्फ उस पॉइंट पे फोकस करेंगे जिस पॉइंट को लेके हमारे फार्मर्स के मन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स, इश्यूज या डाउट्स क्रिएट हुए। जो पहला फार्म लॉ है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, या जिसको FPTC एक्ट भी कहा जाता है, इसके जो प्रोविजंस हैं, ये हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे किसान हैं, इनको अलाउ करते हैं कि वो जो भी पैदावार हो, उनकी जो भी प्रोड्यूस हो, उनको एक्चुअली जो हमारी मंडियां हैं, जिनको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी या APMCs भी कहा जाता है, अगर वो चाहें तो उनके बाहर प्राइवेट मंडीज को भी वो बेच सकते हैं। क्योंकि अभी जो लॉज हैं ज्यादातर स्टेट्स में, ये बेसिकली किसानों को फोर्स करती हैं, बाउंड करती हैं कि आप कुछ भी उगाएं, अगर आपको पहले बेचना है तो सबसे पहले आप APMC या मंडीज में या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी में ही बेसिकली उसको बेचेंगे। तो ये सिंगल प्रोविजन
या ये जो एफपीटीसी एक्ट है, ये स्टेट लेवल जो एपीएमसी एक्ट्स हैं इन सबको एक झटके में ओवरराइड कर देता है। क्योंकि एपीएमसी एक्ट अलग अलग स्टेट्स के बेसिकली अलग अलग हैं, अलग अलग प्रोविजंस हो सकते हैं। उसमें यह भी हो सकता है कि कौन सी कमोडिटी को कैसे बेचा जाए। एपीएमसी से कई सारे स्टेट्स में फ्रूट्स को एग्जम्प्ट कर रखा है, कई सारे में पोटैटोज को एग्जम्प्ट कर रखा है, कई सारे एक्ट्स में अलग अलग बेसिकली प्रोड्यूस को एग्जम्प्ट कर रखा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ही स्ट्रोक से, एक ही बेसिकली लॉ से सभी स्टेट्स के एपीएमसी लॉज को एक तरीके से ओवरराइड करके फार्मर्स के हाथ में यह पावर दे दी कि अगर आप चाहें तो आप एपीएमसी के बाहर भी अपनी प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। फार्मर्स को बेसिकली ऑप्शन दिया गया है, वो चाहें तो एपीएमसी में मंडी में बेचें, वो चाहें तो एपीएमसी के बाहर बेचें, जहां उनको ज्यादा अच्छी सर्विस मिले या बेटर प्राइस उनको मिले, दोनों ऑप्शंस उनके हाथ में हैं। लेकिन फार्मर्स ने जो मेन ऑब्जेक्शन इस पर्टिकुलर बिल को लेके ही अपना प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने कहा कि यह एक तरीके से एपीएमसी बाईपास बिल की तरह भी देखा जाता है। जो कल्टीवेटर्स हैं, हमारे फार्मर्स हैं, उनके मन में यह डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि टाइम के साथ जब एक्चुअली यह प्रोविजन दे दिया गया कि आप चाहें तो एपीएमसी के बाहर बेच सकते हैं, धीरे धीरे अगले कुछ सालों में एपीएमसी बाईपास होती जाएं और एपीएमसी या जो मंडीज हैं ये धीरे धीरे कमजोर होती जाएं, वीकन होती जाएं। अब फार्मर्स का क्या होता है? एज एन एसडीएम मेरे अंडर भी कई सारी मंडीज आती हैं और प्रैक्टिकली इस चीज को मैं देखता हूं कि फार्मर्स का एक रिलेशन बन जाता है जो वहां के बेसिकली कमीशन एजेंट्स होते हैं। कई स्टेट्स में उनको आड़तिया भी कहा जाता है या मिडिल मैन भी आप कह सकते हैं। वो कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन लेते हैं, उसके बदले में कई बार ऐसा होता है कि वो फार्मर्स को बिना क्रॉप उनको बेचे हुए भी एडवांसेस दे देते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन आ गया, कोई शादी आ गई, या आपको अपनी पैदावार के लिए मान लीजिए पेस्टिसाइड्स लाने हैं, फर्टिलाइजर्स लाने हैं, केमिकल्स लाने हैं, सीड्स लाने हैं, इरिगेशन के लिए आपको उधार चाहिए, तो ये आड़तिया, मिडिलमैन या कमीशन एजेंट्स एक्चुअली ये एडवांसेस उन फार्मर्स को देते हैं जो इनसे हमेशा के लिए बंधे होते हैं कि अगर आपका प्रोड्यूस होगा तो आप हमारे पास ही लाके उसको सेल करेंगे, बेचेंगे। तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एक बैंक की तरह भी बेसिकली मिडिलमैन काम करने लग जाते हैं। तो जो फार्मर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस होता है कि एक्चुअली अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो एडवांसेस या आड़तियाज मुझे देंगे। साथ ही साथ आड़तियाज को कॉन्फिडेंस होता है कि क्योंकि हम एडवांसेस और रिलेशनशिप हमारा बना हुआ है तो जो फार्मर है अपनी प्रोड्यूस के बाद हमें ही बेसिकली देगा। तो फार्मर्स को इस बिल के प्रोविजन की वजह से यह टेंशन होने लगी कि एक्चुअली अगर प्राइवेट मंडीज खुलना शुरू हो जाएंगी और उनको प्रॉपरली रेगुलेट अगर हम ना कर पाए तो हम जब अपनी प्रोड्यूस बेचने जाएंगे, मान लीजिए उसका प्रॉपर पैसा हमको नहीं मिल पाया, तो हम किसके पास फिर जाएंगे? या ये जो हमारी इंटरडिपेंडेंस बन गई है एपीएमसीज या कमीशन एजेंट्स के साथ या फिर बेसिकली आड़तियाज के साथ, इस तरह का रिलेशनशिप प्राइवेट मंडीज में डेवलप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और कहीं ऐसा तो नहीं अगले कुछ सालों में ये एपीएमसीज वीक हो जाएं, बाहर की प्राइवेट मंडीज बेसिकली हमको उस लेवल ऑफ सर्विस या उस लेवल ऑफ ट्रस्ट को डेवलप नहीं कर पाए और इवेंचुअली फार्मर के पास एपीएमसी का भी ऑप्शन खत्म हो जाए, प्राइवेट मंडीज उसको सेटिस्फैक्टरी सर्विस ना दे पाए और फार्मर्स बेसिकली विल बी लेफ्ट इन बिटवीन। तो ये एक मेजर स्केप्टिज्म रहा, डाउट रहा हमारे फार्मर्स के बीच। गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की अलग अलग अमेंडमेंट्स प्रपोज करके कि किस तरीके से हम जो लोकल मंडीज हैं उनको रेगुलेट करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि एक्चुअली जो आप उनको प्रोड्यूस बेचते हैं उसका आपको प्रॉपर प्राइस रियलाइजेशन हो, उसकी कैसे गारंटी हो। लेकिन जो भी कारण रहे हो, अल्टीमेटली एक डिसीजन, एक कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाए गवर्नमेंट ऑफ फार्मर्स और इस एपीएमसी बाईपास बिल जिसको कहा गया या एफपीटीसी एक्ट कहा गया, जिसकी फुल फॉर्म है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2020, इसका ये जो प्रोविजन है कि एक्चुअली आप एपीएमसी के अलावा भी बाहर बेच सकते हैं, उसको लेके सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट, विरोध और स्केप्टिज्म रहा हमारे फार्मर्स के मन में। गवर्नमेंट ने काफी कोशिश की, मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट और कोशिश करती रहेगी कि किस तरीके से हम कन्विंस कर सकें अगर ये रिफॉर्म वापस अगले कुछ सालों में, डिकेड्स में लाया जाता है तो। इसके अलावा इस बिल का जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है, ये फार्मर्स को बेसिकली अलाउ करते हैं कि आप चाहें तो अपनी जो प्रोड्यूस है उसको अपनी स्टेट या अपने एरिया के अंदर के या उसके आउटसाइड के जो एपीएमसी मंडीज हैं उनको भी बेच सकते हैं।
मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं चंदौली में प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मुझे चंदौली की मंडी में ही बेचना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है बनारस की मंडी मुझे बेटर प्राइस दे रही है, या गाजीपुर की मंडी मुझे बेटर प्राइस दे रही है, या लखनऊ की मंडी, नोएडा की मंडी या कर्नाटक की मंडी मुझे बेटर प्राइस दे रही है, तो एक्चुअली मैं चाहूं तो उन मंडीज में भी अपनी प्रोड्यूस को बेच सकता हूं। अभी वो प्रोविजन नहीं है, क्योंकि जो भी परचेज सेंटर्स होते हैं वो एक एरिया को केटर करते हैं। अगर आपको बेचना है तो उसी परचेज सेंटर पे आपको बेचना होगा जिससे आपका प्रोड्यूसिंग एरिया मैप्ड है। तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रोविजन हो सकता था कि अगर आपको जो मंडी बेटर सर्विस देगी, कंपेटिटिव प्राइसेस देगी, उसको भी आप बेच सकते हैं। ये रही सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। जो सेक्शन 6 है ये एक्चुअली प्रोहिबिट करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति एपीएमसी एक्ट या मंडीज के बाहर अपनी ट्रेड करता है या प्राइवेट मंडीज खोलता है लेमन लैंग्वेज में, तो उसके ऊपर किसी तरह की मार्केट फीस नहीं लगाई जाएगी, किसी तरह का सेस नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब अगर आप प्राइवेट मंडी खोलना चाहते हैं तो आप बिना किसी टैक्स दिए उस मंडी को ऑपरेट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की यही मंशा रही ताकि प्राइवेट मंडीज को हम प्रमोट कर सकें, जो बेटर सर्विसेज शायद फार्मर्स को दे सकें, ज्यादा ऑप्शंस दे सके, उनको इंसेंटिवाइज किया जा सके। सेक्शन 14 है जो इस एक्ट का, वो एक्चुअली ओवरराइडिंग इफेक्ट है कि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग एपीएमसी एक्ट हैं और हर एपीएमसी एक्ट के कुछ ना कुछ डिफरेंट प्रोविजंस हैं। लेकिन सेक्शन 14 सारे जो इनकंसिस्टेंट या जो भिन्नता है अलग अलग प्रोविजंस एपीएमसी एक्ट के, उनको पूरी तरह ओवरराइड बेसिकली कर देता है। और सेक्शन 17 सेंटर को पावर देता है कि सेंटर अब एक्चुअली इस लॉ से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको खुद बना सकता है। इसका मतलब स्टेट्स के पास से कहीं ना कहीं वो पावर डाइल्यूट होती हुई दिखाई दी और सेंटर ने उस पावर को अपने पास ले लिया, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग रूल। तो अगर आपको इंटर स्टेट ऑपरेशनलाइज करना है इन प्रोविजंस को, तो सभी स्टेट्स में जब सेम टाइप के रूल होंगे तभी आप बिना किसी दिक्कत के इस प्रोविजन को आगे ऑपरेशनली करवा पाएंगे। तो ये रहा सेक्शन 17। उसके अलावा फार्मर्स को यह लगा कि जो नए रूल्स हैं कहीं ऐसा ना हो इसकी वजह से जो हमारी डिमांड है हमारे प्रोडक्ट्स की वो लोकल मार्केट में कम होती जाए। क्योंकि कई लोगों का यह भी कहना है कि आपको जब ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा आपकी जो खुद की मंडी है उसके बाहर, तो एक तो रिसोर्सेज नहीं है फार्मर्स के पास कि मान लीजिए लखनऊ में मुझे अच्छी प्राइस मिल रही है, लेकिन चंदौली से लखनऊ ऑलरेडी 300 किलोमीटर है, तो रिसोर्सेज कहां आएंगे ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। इसके अलावा यह भी लोगों का कहना है कि कहीं हमारी जब प्रोड्यूस की डिमांड कम हो जाएगी लोकल मार्केट्स में, तो हमारी जो प्राइसेस हैं वो भी कहीं सबड्यू ना हो जाए। क्योंकि कई फार्मर्स का, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स का यह भी एक्सपीरियंस रहा है कि एक्चुअली अगर उनको अपनी प्रोड्यूस मंडीज के बाहर बेचनी पड़ जाती है आज की तारीख में, तो जनरली उनको जो प्राइस मिलती है वो एमएसपी प्राइस से कम शायद उनको मिलती हो। तो उनका कहना है कि एमएसपी अगर गारंटी आप नहीं करेंगे, मंडीज वीकन हो जाएंगी, तो अगर हमें ओपन मार्केट में अपनी चीजें बेचनी पड़ेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि एमएसपी से भी हमें कम उसकी प्राइस मिलने लग जाए। ये कुछ स्केप्टिज्म है, डाउट्स हैं फार्मर्स के माइंड में। इसका काउंटर आर्गुमेंट भी है कि एक्चुअली अगर मान लीजिए लखनऊ का कोई कॉर्पोरेट हाउस या लखनऊ का कोई मान लीजिए बायर बल्क क्वांटिटीज में अगर राइस मान लीजिए परचेज करना चाहता है, चंदौली राइस बाउल ऑफ ईस्टर्न यूपी कहा जाता है, तो वो अपना ट्रांसपोर्टेशन खुद एक्चुअली अरेंज करेगा और जो प्राइस आपको ऑफर करेगा हो सकता है लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन उसमें ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो सकता है आपको वो बेटर प्राइस दे दे इसके बजाय कि उसी प्रोड्यूस को आप लोकली यहां पे चंदौली में बेचें। तो सिक्के के दोनों पहलू हैं, दे आर बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट। कुछ फेवर में है, कुछ अगेंस्ट में है, कुछ समवेयर इन द मिडिल है। कोशिश यही की गई गवर्नमेंट द्वारा भी, फार्मर्स द्वारा भी, कि नेगोशिएशंस के थ्रू इन सारे इश्यूज को रिजॉल्व करवाया जाए, बट अल्टीमेटली वो शायद किसी ना किसी कारण से नहीं हो पाया। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इसका एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज, इसका जो सेक्शन 8 है वो कहता है कि अगर फार्मर और ट्रेडर दोनों के बीच में किसी तरह का डिस्प्यूट हो जाए अपनी प्रोड्यूस को खरीद फरोख्त को लेके, तो उनको एसडीएम के पास बेसिकली अप्रोच करना होगा और एसडीएम उनको एक रिकंसिलिएटिव मतलब आपस में मिलजुल के मध्यस्थता करवा के इश्यूज को रिजॉल्व करवाएंगे। तो कई लोगों का यह भी कहना है कि एसडीएम के ऑफिस को अप्रोच करना हर फार्मर के बस का नहीं है और डिस्प्यूट रिड्रेसल्स का एसडीएम ऑफिस, क्योंकि मैं खुद भी एसडीएम का चार्ज अभी होल्ड कर रहा हूं एज एन आईएएस ऑफिसर, तो मैं खुद भी देखता हूं बहुत सारे केसेस हैं जो सालों से बेसिकली पेंडिंग
पड़े हुए हैं। तो कई फार्मर्स का यह भी कहना है कि पहली बात तो एसडीएम ऑफिस को अप्रोच करना मुश्किल है, दूसरी बात वहां पे हो सकता है जस्टिस हमें ना मिले, तीसरी बात हो सकता है पॉलिटिकल इंफ्लुएंस वहां पे रहे। हो सकता है जो बड़े ट्रेडर्स हों, कॉर्पोरेट हाउसेस हों, उनके इन्फ्लुएंस में आके एसडीएम हो सकता है कि जो नॉर्मल फार्मर हो, छोटे किसान हो, उनकी प्रॉपर सुनवाई ना हो सके। कई लोगों का यह भी कहना है कि कहीं इसकी वजह से ऐसा तो नहीं कि ये जो जुडिशियल पावर्स है कि आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते इस मामले को लेके, आपको सिर्फ एसडीएम के कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। तो यह भी कई लोगों को गलत दिखाई दिया कि मान लीजिए अगर कोई इश्यू है तो सिविल कोर्ट जाने से हमको क्यों रोका जा रहा है। और बीच बीच में जिस तरह की अलग अलग न्यूज आती रही, तो गवर्नमेंट ने भी शायद ऑफर किया कि बहुत सारे इन प्रोविजंस को जिनको लेके फार्मर्स को डाउट है, स्केप्टिज्म है, हम चेंज करने के लिए तैयार हैं, हम इनके सॉल्यूशंस ऑफर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी अभी फॉर द टाइम बीइंग शायद बात नहीं बन पाई। तो ये जो एफटीसी एक्ट है या फिर फार्मर्स प्रोड्यूस्ड ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2022, इसके बेसिकली सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 14, सेक्शन 17, सेक्शन 8 और इसके अलावा इसको जो एपीएमसी बाईपास एक्ट कहा गया है और सारी स्टेट लेवल एपीएमसीज को ओवरराइड कर देगा, सेंटर रूल्स फ्रेम कर पाएगा सारी एपीएमसीज के लिए, या इस एक्ट को बेसिकली ऑपरेशनलाइज करवाने के लिए इनको लेके कई सारे इश्यूज बने रहे। तो ये हो गया पहला फार्म लॉ। सेकेंड फार्म लॉ, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। यह लॉ क्या करता है? यह बेसिकली एक लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। इसके जो सेक्शंस है, सेक्शन 3 टू सेक्शन 12, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में किस तरीके से ऑपरेशनलाइज की जा सकती है, उसके लीगल फ्रेमवर्क क्या होंगे, लीगल प्रोविजंस क्या होंगे, ये एक्चुअली इस बिल में लेआउट किए गए हैं। इस बिल के थ्रू फार्मर्स को अलाउ किया गया है कि वो चाहें तो एक्चुअली किसी भी बायर से एक डायरेक्ट एग्रीमेंट में एंटर कर सकते हैं अपनी फसल को बोने से पहले, बिफोर द सोइंग सीजन, टू सेल देयर प्रोड्यूस एट ए प्री डिटरमिन्ड प्राइस। मान लीजिए आलू मैं बोल रहा हूं और मान लीजिए टाटाज इंटरेस्टेड है आलू खरीदने में, या मान लीजिए पेप्सी इंटरेस्टेड है आलू खरीदने में क्योंकि उनको अपनी चिप्स बनानी है, तो मैं कहूंगा आलू मैं 50 रुपए किलो में आपके लिए बोऊंगा। तो सोइंग सीजन से पहले हम दोनों ने मिलकर उस प्राइस को सेट कर लिया, दोनों डायरेक्ट एग्रीमेंट में एंटर कर गए। इसके अलावा जब मेरी प्रोड्यूस होगी तो फिर मुझे उन्हीं को बेचनी पड़ेगी क्योंकि हम दोनों एक एग्रीमेंट में एंटर कर चुके हैं, और पेप्सी को भी या टाटा को भी उसी प्राइस पे उस प्रोड्यूस को खरीदना पड़ेगा जो प्री डिटरमिन्ड प्राइस हम दोनों ने डायरेक्ट एग्रीमेंट के थ्रू तय की है। इसके अलावा यह जो बिल है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, ये अलाउ करता है कि अगर आप चाहें तो फार्मिंग अग्रीमेंट्स आप सेटअप कर सकते हैं फार्मर्स और स्पॉन्सर्स के बीच में। लेकिन ये एक जो इशू इस बिल को लेके हमारे फार्मर्स के मन में था कि आप एक एग्रीमेंट में तो एंटर कर सकते हैं किसी भी बायर के साथ, स्पॉन्सर के साथ, लेकिन इस बिल के थ्रू एमएसपी से कम आपको प्राइस ऑफर नहीं की जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर इसको प्रैक्टिकली आप समझें तो गवर्नमेंट के लिए यह एश्योरेंस दे पाना भी प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है क्योंकि एमएसपी के थ्रू गवर्नमेंट लिमिटेड कमोडिटीज को, लिमिटेड बेसिकली कैपेसिटी को, लिमिटेड वॉल्यूम्स को खरीदती है। लेकिन अगर हम चाहें कि सारी प्रोड्यूस, सारी प्राइसेस, सारे ट्रेडर्स, सारे स्पॉन्सर्स के लिए गवर्नमेंट इन राइटिंग एमएसपी बेसिकली इंश्योर कर दे, तो अगर मान लीजिए जो प्राइवेट प्लेयर है, मान लीजिए उसको ब्राजील का आलू 20 रुपए में मिल रहा है, तो फिर वो 50 रुपए में हमारे यहां से क्यों खरीदेगा? तो अल्टीमेटली होगा क्या? वो ब्राजील का आलू खरीदेगा, हमारे यहां के फार्मर्स फिर कहीं उसको बेच नहीं पाएंगे। और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है कि आप 50 रुपए में खरीदिए, ब्राजील का आलू आपको 20 रुपए का मिल रहा है, जो बीच का 30 रुपए वो हम अपनी जेब से देंगे, तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा इस डिफरेंस को, एमएसपी को सपोर्ट करने में हो सकता है खर्च करना पड़ जाए। तो सिक्के के दोनों ही पहलू हैं, दोनों ही आर्गुमेंट्स। फार्मर्स को डर है कि हमें ऐसे एग्रीमेंट्स हो सकता है साइन करने पड़ जाएं जिनमें रेट बहुत कम हो। वहीं गवर्नमेंट का कहना है कि सारी प्रोड्यूस, हर फार्मर की, हर कमोडिटी की एमएसपी इंश्योर करना प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ या स्पॉन्सर्स के साथ, ये गवर्नमेंट के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है। सेंटर यह भी कहता है कि एक्चुअली इस तरीके से हम फार्मर्स को एक लिबर्टी दे रहे हैं। फार्मर चाहें
तो अपनी चॉइस से कहीं भी अपनी प्रोड्यूस को बेसिकली सेल कर सकते हैं। वही फार्मर्स का कहना है कि गवर्नमेंट एक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रही है। फार्मर्स का यह भी कहना है कि पहले एपीएमसीज को बाईपास कहीं कर दिया जाए, बाद में एमएसपी को हटा दिया जाए, क्योंकि आप प्राइवेट प्लेयर्स के साथ बिना एमएसपी की बाधा के या बेसिकली उसकी मैंडेटरी प्रोविजन के आप एंटर कर सकते हैं एग्रीमेंट्स में। क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, ये एक्चुअली जो स्मॉल फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके एक्सप्लॉयटेशन को शायद बढ़ावा दे बड़ी कंपनीज के हाथों। क्योंकि जो सेल प्राइस होगी, किस प्राइस पे आप बेचेंगे अपने प्रोड्यूस को, चाहे आलू हो, टमाटर हो, खीरे हो, आपका राइस हो, पैडी हो, व्हीट हो, ये हो सकता है कि बड़ी कंपनीज मिलकर कार्टेलाइजेशन कर लें कि हम सभी कम प्राइस ऑफर करेंगे, फार्मर के पास ऑप्शन ही नहीं होगा, उसे बेचना तो हमारे पास ही पड़ेगा। अगर एपीएमसी धीरे धीरे वीक होती चली गई, तो ये फार्मर्स के माइंड में काफी सारे बेसिकली डाउट्स थे। वहीं गवर्नमेंट का ये कहना है कि आप बाकी कमोडिटीज को देख लीजिए, बहुत सारे स्टेट्स में फ्रूट्स को एपीएमसी से बाहर कर दिया गया है। तो क्या फ्रूट्स की रेट इतनी कम हो गई है? प्रैक्टिकली नहीं। इसका मतलब हो सकता है कोई प्राइवेट प्लेयर आपको 50 रुपए ऑफर करे, हो सकता है दूसरा प्राइवेट प्लेयर आपको अच्छी सर्विस दे, इमीडिएट आपको कैश दे दे, हो सकता है कोई 60 रुपए ऑफर करे। तो सिक्के के दोनों ही पहलू, देयर आर बोथ साइड्स टू द आर्ग्यूमेंट। क्या सही है, क्या गलत है, ये तो शायद जब ऑपरेशनलाइज होंगे इस तरह के एक्ट्स, उनका क्या एक्सपीरियंस रहता है, गवर्नमेंट उसके हिसाब से एडजस्टमेंट्स करेगी, उनको रिफॉर्म करेगी, बेटर रेगुलेशंस लाएगी, लाइक एनीथिंग एल्स। अगर आप सोच के देखें तो 2-3 डिकेड अगर आप पीछे चले जाएं तो बीएसएनएल के अलावा किसी का और को आपको फोन नहीं मिलता था। प्राइसेस बहुत हाई थी, बहुत सारे प्लेयर्स ने एंटर किया, सर्विसेज बेटर होगी, प्राइसेस भी बहुत कम हो गई। लेकिन क्या इसी चीज को आप एग्रीकल्चर पे भी लागू कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों का इसको लेके क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। जो तीसरा फार्म लॉ है वो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। ये तीसरा जो फार्म लॉ है, इसको लेके फार्मर्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, साथ ही साथ इसको लेके उनका बहुत ज्यादा विरोध भी नहीं है, प्रोटेक्ट भी नहीं है। ये जो तीसरा फार्म लॉ है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को ये अमेंड करता है, और ये सेंटर की जो पावर थी कि आप फूड आइटम्स पे स्टॉक होल्डिंग की लिमिट कर देंगे कि आप इससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, ताकि होर्डिंग को रोका जा सके, या अगर किसी चीज की कमी पड़ती है तो सेंटर बेसिकली ये लागू कर सकता है कि आपको कम से कम इतना फूड आइटम स्टोर करना पड़ेगा ताकि लोगों को कमी ना हो। तो आप अपर लिमिट भी सेट कर सकते हैं, आप लोअर लिमिट भी सेट कर सकते हैं। ये इस पावर को सेंटर से अब हटा देता है, एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर सर्कमस्टांसेस हो, तो उस केसेस में सेंटर जरूर स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स बेसिकली फूड आइटम्स पे इंपोज कर सकता है। इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955, इसके अंदर से कई चीजों को यह हटा देता है, जैसे एडिबल ऑयल, अनियन, पोटैटो, इनको जो लिस्ट एसेंशियल कमोडिटीज की, इनसे हटा देता है। इसका मतलब अब ये गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंदर नहीं आएंगे। साथ ही गवर्नमेंट को पावर देता है कि इन आइटम्स को अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में सेक्शन 1A जो नया है लॉ का, इसके तहत वापस से एसेंशियल कमोडिटीज में इंसर्ट कर सकता है, वापस ला सकता है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सिचुएशन एकदम ज्यादा ही खराब हो गई है। इस लॉ से फार्मर्स को बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। जो मेन इंपैक्ट है वो एक्चुअली लॉ नंबर 1 एपीएमसी एक्ट के साथ जो डील करता है, और लॉ नंबर 2 जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बेसिकली लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, उसको लेकर है। जो थर्ड लॉ है, इसका अगर हम लास्ट प्रोविजन देखें तो यह प्रोविजन कहता है कि मान लीजिए अगर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइस 100% से ज्यादा रिटेल प्राइस बढ़ जाए, या जो एग्रीकल्चरल फूड आइटम्स हैं उनकी प्राइस 50% से ज्यादा बढ़ जाए, तो गवर्नमेंट स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स को फिर से लागू करना शुरू कर सकती है। मतलब इमरजेंसी पावर्स गवर्नमेंट के पास अभी भी रहेंगे। गवर्नमेंट की मंशा यही रही कि बेवजह के जो लाइसेंसिंग राज है, रेगुलेशन है, इसको खत्म किया जाए, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से मार्केट को ऑपरेट करने दिया जाए। तो दोस्तों, ये रहा हमारे डिस्कशन का पहला पार्ट। क्या वो 3 फार्म लॉज हैं, कब स्टार्ट हुए, क्या उनके वो प्रोविजंस हैं जिनको लेके कंटेंशियस बेसिकली इश्यूज बने रहे, और क्या उनके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि काफी समय से इन फार्म लॉज को, रिफॉर्म्स को लेके अलग अलग क्वार्टर से डिमांड उठती गई है। कई स्टेट्स ने अपने एपीएमसी लॉज को लोकली रिफॉर्म भी किया है, बहुत सारे प्रोविजंस को इंसर्ट भी किया है,
लेकिन ये जो ओवर आर्किंग मतलब पूरे कंट्री में एक साथ उन रिफॉर्म्स को लागू करवा सकते थे विद ऐसे ट्वीक्स या मॉडिफिकेशन जो फार्मर्स को डिमांड को फुलफिल करते हो, एक मेजर स्टेप बेसिकली हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस कंसेंसस पे एज ए डेमोक्रेसी अभी नहीं पहुंच पाए। बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल स्टेप्स के थ्रू रिफॉर्म्स जो सभी को एक्सेप्टेबल हो, कोशिश करेंगे कि फार्मर्स भी उनको डिमांड करेंगे, हो सकता है गवर्नमेंट्स उनको धीरे धीरे टाइम के साथ फुलफिल भी करते रहें। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है आज के डिस्कशन का, वो है कि जब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि इन बिल्स को अब रिपील किया जाएगा, वापस लिया जाएगा, तो क्या वो बेसिकली प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी बिल को वापस ले सकते हैं, रिपील कर सकते हैं। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 बेसिकली नवंबर को यह कहा कि इन बिल्स को रिपील किया जाएगा ऑन द बेसिकली विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सबसे पहले मान लीजिए कोई भी लॉ हो, सिर्फ फार्मर्स लॉ नहीं या कोई भी लॉ हो, इसको रिपील करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिपील करने का मतलब है कि आप उस लॉ को खत्म कर देंगे, उसके इंपैक्ट को खत्म कर देंगे, उसको पूरी तरह नलिफाई बेसिकली कर देंगे। मतलब एक लॉ को पार्लियामेंट रिवर्स कर सकती है, रिपील कर सकती है जब पार्लियामेंट को लगता है कि अब इस लॉ की कोई जरूरत नहीं है। क्या सभी लॉज को रिपील करने की जरूरत पड़ती है? ऐसा नहीं है। कई लॉज ऐसे होते हैं जिनको जब आप इनेक्ट करते हैं, लागू करते हैं, उनमें ऑलरेडी एक सनसेट क्लॉज होता है कि आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद ये लॉ अगर रिन्यू नहीं किया गया हमारे लेजिस्लेचर द्वारा तो ऑटोमेटिकली खत्म माना जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, द एंटी टेरर लेजिस्लेशन, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987, जिसको टाडा भी कहा जाता है। इसमें सनसेट क्लॉज के हिसाब से 1995 में ऑटोमेटिकली ये लैप्स हो गया, पार्लियामेंट ने इसको रिन्यू नहीं किया, 1995 के बाद इसका कोई इंपैक्ट नहीं रहा। लेकिन अगर लॉ में सनसेट क्लॉज नहीं है, इसका मतलब जब तक पार्लियामेंट दूसरा बेसिकली रिपील वाला बिल पास नहीं करती, लॉ पास नहीं करती, तब तक वो लॉ इन्फोर्स रहेगा। किस तरीके से गवर्नमेंट चाहे तो किसी लॉ को रिपील कर सकती है? जो हमारा आर्टिकल है 245 कॉन्स्टिट्यूशन का, यह पार्लियामेंट को पावर देता है। आप चाहे तो लॉज बना सकते हैं पूरी कंट्री के लिए या किसी पार्ट के लिए। सिमिलरली जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, विधानसभा विधान परिषद हैं, उनको भी सिमिलरली आर्टिकल 245 से पावर मिलती है कि आप चाहें तो स्टेट के लिए या स्टेट के किसी पार्ट के लिए कोई भी लॉ बना सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको रिपील करनी है कोई लॉ, तो वो पावर भी आपको इसी आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है कि एक बिल लॉ आपने बना दिया किसी कानून को इफेक्ट देने के लिए, और उसके बाद हो सकता है आप जब आपको लगे इसकी जरूरत नहीं है या हमें इसको चेंज करना है, तो आप दूसरा कानून लाके या तो उसको अमेंड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या पूरी तरह खत्म भी कर सकते हैं। किसी भी लॉ को आप चाहे तो पूरी तरह खत्म कर दें या उसके किसी पार्ट को बेसिकली खत्म कर दें, या सिर्फ उस हिस्से को भी खत्म कर सकते हैं जिसको लेके कंटेंशन या विरोध या बेसिकली प्रोटेस्ट बना हुआ है। क्या प्रोसेस है किसी भी लॉ को रिपील करने की? लॉ दो तरीके से आप रिपील कर सकते हैं, एक तो ऑर्डिनेंस के थ्रू और दूसरा लेजिस्लेशन या एक बेसिकली लॉ लाके। अगर आप ऑर्डिनेंस के थ्रू करेंगे और मान लीजिए 6 मंथ्स के पीरियड में जो विंडो मिलती है ऑर्डिनेंस को, कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस लाएंगे तो 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट को वो बेसिकली रिलेटेड बिल को पास करना होगा। अगर मान लीजिए ऑर्डिनेंस के थ्रू आपने किसी बिल को रिपील किया और पार्लियामेंट ने उससे रिलेटेड बिल को पास करने से मना कर दिया, तो जिस बिल को या लॉ को आपने ऑर्डिनेंस के थ्रू खत्म किया था वो अपने आप फिर से रिवाइव हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। यह एक रिस्क है अगर आप ऑर्डिनेंस के थ्रू किसी भी बिल को रिपील करते हैं। वहीं जो दूसरा मेथड है कि आप एक्चुअली ऑर्डिनेंस नहीं, एक प्रॉपर लेजिस्लेशन लाइए, उसको जो दोनों हाउसेज है हमारे हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए वो बिल जाते हैं, उस पूरी प्रोसेस के थ्रू ले जाइए ताकि 6 महीने वाला क्लॉज नहीं रहे, वो हमेशा हमेशा के लिए रिपील हो जाएगा। अगर आप सोच रहे होंगे 3 लॉज हैं तो तीनों लॉ को रिपील करने के लिए क्या हमें 3 अलग अलग लेजिस्लेशन, 3 अलग अलग एक्ट, 3 अलग अलग बिल लाने पड़ेंगे? नहीं, एक ही सिंगल लेजिस्लेशन से आप तीनों फार्म लॉज को खत्म कर सकते हैं। और कई बार जनरली ऐसे बिल्स जो रिपील के लिए लाए जाते हैं उनको रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है, इनफैक्ट जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है इन्होंने अभी तक 2014 में बेसिकली पावर में आने के बाद 6 रिपील और अमेंडमेंट एक्ट्स पास किए हैं,
जिनके थ्रू रफली 1428 ऐसे लॉज या स्टैट्यूट्स थे जो अब बेसिकली ऑब्सोलीट हो गए, काम के नहीं रह गए, उनको खत्म किया गया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये डिटेल लेक्चर कि फार्म लॉस क्या है, क्या कंट्रोवर्शियल उनके प्रोविजंस रहे, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फार्मर्स का क्या स्केप्टिज्म है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है और रिपील करने का बेसिकली क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर है, आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।